तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे। पार्ट वन हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर अप किया है। आज हमारा पार्ट टू है, जिसमें हम लोग अगले 8 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके पूरे सोल्यूशन को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से चीजों को देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, और अगर आप ईमानदारी के साथ चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी मैं देता हूं कि आप एग्जामिनेशन बेहतर ग्रेड से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, आइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड हाउ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेट सिस्टम्स अर्लीस्ट सेट ऑफ डिजाइन डिसीजंस। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो रिप्रेजेंटेट करता है सिस्टम को अर्लीस्ट सेट ऑफ डिजाइन डिसीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिफाइनिंग हाउ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स interact with each other and how the system as whole meet both functional and non functional requirements। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है एक प्रकार का हाई लेवल स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम का, जो डिफाइन करता है कि आखिर कैसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे होल जो आपके मीट होते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के, वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट स्पेसिफाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस गवर्निंग देयर डिजाइन एंड इवोल्यूशन। यानी ये स्पेसिफाइज करता है, किसको स्पेसिफाई करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट को, रिलेशनशिप को बिटवीन जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को, और जो प्रिंसिपल और गाइडलाइंस होते हैं जो उनके डिजाइन और इवोल्यूशन को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि इन सिंपल टर्म्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग। यानी ये क्या होता है? बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, एंड ये आउटलाइन करता है सिस्टम की ओवरऑल डिजाइन को बिफोर डिटेल कंस्ट्रक्शन। यानी मतलब डिटेल कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट होने से पहले एक ओवरव्यू जो तैयार किया जाता है ना, ब्लूप्रिंट, वो बेसिकली वो होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे की एलिमेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के, जो कि की एलिमेंट्स आपके दिए गए हैं। सबसे पहला आपका आता है कंपोनेंट, यानी इसके अंदर क्या होता है? द मेन बिल्डिंग ब्लॉक और मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम। यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक के मेन बिल्डिंग ब्लॉक और मॉड्यूल होता है। एंड कनेक्टर्स क्या होते हैं? इसका मतलब कह रहा है कि द मीन्स बाय विच कंपोनेंट्स कम्युनिकेट जस्ट लाइक एपीआईज, डेटा स्ट्रीम, मैसेज क्यूज, कैसे आपके कंपोनेंट कम्युनिकेट करेंगे। तीसरा आपका आता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो आपका अरेंजमेंट होता है कंपोनेंट का और कनेक्टर्स का टू फॉर्म द सिस्टम। एंड चौथा हमारा आता है आर्किटेक्चरल स्टाइल पैटर्न्स, जिसके अंदर कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिजाइन पैटर्न जस्ट लाइक लेयर्ड, क्लाइंट सर्वर, माइक्रो सर्विसेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम। यानी इसके अंदर अलग अलग फंडामेंटल्स यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि आखिर कैसे, यानी हाउ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेड अ सिस्टम अर्लीस्ट सेटअप। यानी कैसे आपका जो सिस्टम है वो, यानी आखिर कैसे जो आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है सिस्टम के अर्लीस्ट सेट ऑफ डिजाइन डिसीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैप्चर्स द फर्स्ट सेट ऑफ डिजाइन चॉइस मेड ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट। यानी जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है? वो कैप्चर करता है, किसको कैप्चर करता है? जो भी हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती है, उनको कैप्चर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीज डिसीजंस आर क्रिटिकल एंड लॉन्ग लास्टिंग। यानी ये जो डिसीजन होता है ये काफी क्रिटिकल होता है और काफी लंबे समय तक के लिए होता है। एंड एज दे शेप ऑल लेटर स्टेजेस ऑफ डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। यानी ये क्या करता है? ये शेप करता है आपके सारे स्टेजेस ऑफ डिजाइन को, इंप्लीमेंटेशन को, टेस्टिंग को और जो भी मेंटेनेंस होता है उसको। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या है? पहला आपका आता है डिफाइंड सिस्टम स्ट्रक्चर अर्ली, यानी जो भी सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है उसको काफी जल्दी डिजाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। दूसरा हमारा आता है डिटरमाइन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, यानी जो भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं जस्ट लाइक परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए। तीसरा हमारा आता है कंस्टेंट फ्यूचर डिजाइन चॉइसेस, यानी वंस आर्किटेक्चर इज फिक्स्ड, यानी अगर एक बार आर्किटेक्चर आपका फिक्स हो गया तो जितने भी आपके सब्सिक्वेंट होते हैं डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन डिसीजंस के, वो फिट होते हैं उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है,
चौथा हमारा आता है इनेबल स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, यानी ये प्रोवाइड करता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग को अमंग द डेवलपर, डिजाइनर्स, मैनेजर्स एंड द क्लाइंट अर्ली इन द प्रोजेक्ट। ओके, एंड पांचवा नंबर हमारा आता है सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये क्या करता है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, यानी अर्ली आर्किटेक्चरल डिसीजंस allow identification of high risk areas and helping prototyping the evolution before full scale development। ओके, अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी कह रहा है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल, यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल क्या होता है, और साथ ही साथ जो आपका एमसी कॉल्स मॉडल होता है उसको हमें डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल इज अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस and organize the various factors, criteria and metrics used to access the quality of a software product। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल होता है एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जो डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है जो भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं और जो मैट्रिक्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर के क्वालिटी के प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्वालिटी मींस इन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू मेजर एंड इंप्रूव इट, यानी ये मदद करता है समझने के लिए कि क्या क्वालिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके को जिससे कि हम मेजर कर सके और जो आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है जो भी चीजें हैं उनको हम इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन सिंपल वर्ड्स अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स हेल्प डेवलपर्स एंड टेस्टर इवेल्युएट हाउ गुड और रिलायबल अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज, यानी सिंपल वर्ड में आप समझिए तो इसका मतलब ये होता है कि ये डेवलपर की मदद करता है, डेवलपर का मदद करता है, टेस्टर का मदद करता है इवेल्युएट करने के लिए कि आखिर कैसे एक अच्छा और रिलायबल सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन किया जाए जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, यूजेबिलिटी बेहतर हो और मेंटेनेबिलिटी बेहतर हो। ठीक है, अब पर्पस क्या होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स का, सबसे पहला पर्पस आपका आता है टू डिफाइन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली, यानी जो भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना। दूसरा होता है मेजर एंड इवेल्युएट सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी जो भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज हैं उनको मेजर करना, उनको इवेल्युएट करना। तीसरा होता है टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सही तरीके से सेट करना। चौथा आता है टू कंपेयर डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड वर्जन्स, यानी जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वर्जन्स होते हैं, उनको कंपेयर करना। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा पार्ट क्या था, एमसी कॉल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल था जो कि आपका 1977 में पब्लिश हुआ था, आया था। तो कह रहा है कि यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि एमसी कॉल मॉडल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इनफ्लुएंशियल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल, यानी ये काफी अर्लीस्ट और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल होता है और ये फोकस करता है ऑन ब्रिजिंग द गैप, यानी गैप के जो ब्रिजिंग होती है उनके बीच में ये फोकस करता है बिटवीन द यूजर एंड द डेवलपर, जो क्या होता है बाय आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स एंड अफेक्ट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रॉम 3 मेन पर्सपेक्टिव। एंड ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है तीन जो मेन पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तीन क्या है वो चीजें, तो पहला आपका क्या आता है, पहला आपका आता है मेन स्ट्रक्चर जो कि आपके सामने दिया हुआ है, मेन स्ट्रक्चर ऑफ एमसी कॉल मॉडल। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिया गया, फोकस एरिया दिया गया। पहला इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट ऑपरेशन है, इसके अंदर बताता है कि हाउ वेल द सॉफ्टवेयर ऑपरेट, यानी कैसे आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेट होगा। दूसरा आपका आता है प्रोडक्ट रिवीजन, यानी हाउ अर्ली द सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज और मेंटेन, यानी कितना जल्दी कोई सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है, मेंटेन हो सकता है कैसे। और प्रोडक्ट ट्रांजिशन की हम बात करें तो ये बताता है कि हाउ इजली द सॉफ्टवेयर कैन अडॉप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, यानी किस तरीके से एक नए इन्वायरमेंट में जो सॉफ्टवेयर है आसानी से चीजों को अडॉप्ट कर पाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, एमसी कॉल क्वालिटी फैक्टर है, तो ये क्वालिटी की अकॉर्डिंग बात इसके अंदर होंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर करेक्टनेस आता है, तो करेक्टनेस के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद रिलेबिलिटी है, इफिशियंसी है, इंटीग्रिटी है, यूजिबिलिटी है। ठीक है, तो कोई इसके अंदर ज्यादा समझाने वाली चीजें है नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छी तरीके से प्रॉपर चार्ट के अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए था, पार्ट ए वाला पार्ट था प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरा हमारा क्या है, पार्ट सी है जो कि प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर, ये जो रिलेटेड होता है मेंटेनेंस के। ठीक है, तो इसके अंदर फैक्टर क्या आता है, मेंटेनेबिलिटी का फैक्टर आता है। दूसरा फैक्टर आपका फ्लेक्सिबिलिटी का आता है। तीसरा फैक्टर आपका टेस्टेबिलिटी का आता है, यानी मेंटेन करना, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना, टेस्ट करना, ये चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या आता है, सी पार्ट प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर, जो रिलेटेड होता है अडेप्टेबिलिटी के, जिसके अंदर आपका पोर्टेबिलिटी आता है,
रीयूजेबिलिटी आता है, इंटरऑपरेटेबिलिटी आता है, और उसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हायरार्किकल व्यू दिया हुआ है एमसी कॉल मॉडल का, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका आता है प्रोडक्ट ऑपरेशन, जिसके अंदर करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी आती है। दूसरा आपका आता है प्रोडक्ट रिवीजन, जिसके अंदर मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी आता है। तीसरा आपका आता है प्रोडक्शन ट्रांजिशन, जिसके अंदर पोर्टेबिलिटी, रियूजेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी होता है। ठीक है, चलिए अब चौथा हमारा आता है एडवांटेजेस क्या होते हैं एमसी कॉल मॉडल का। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एंड मेजरेबल अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी ये क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड और मेजर करने के अप्रोच को प्रोवाइड करता है किसी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये कवर करता है दोनों यूजर ओरिएंटेड और डेवलपर ओरिएंटेड एस्पेक्ट को। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये एक्ट करता है फाउंडेशन के अकॉर्डिंग फॉर द लेटर मॉडल, जस्ट लाइक आईएसओ 9126 एंड आईएसओ आईईसी 25010। ओके, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी दिए गए हैं। पहला लिमिटेशन ये दिया गया कि ये डेवलप होता है मेनली फॉर द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस मॉडर्न क्वालिटी एस्पेक्ट सच एज सिक्योरिटी टू स्केल एंड यूजर एक्सपीरियंसेस एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी ये डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता मॉडर्न क्वालिटी को। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा तो इसके अकॉर्डिंग तीसरा पॉइंट कह रहा है कि डिफिकल्ट टू क्वालिफाई सम फैक्टर प्रिसाइसली, यानी जो कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको डिफिकल्ट होता है चीजों को प्रिसाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन का पार्ट ए कि व्हाट आर द आर्किटेक्चरल कांस्टेंट ऑफ रिसेटफुल एपीआई एक्सप्लेन, यानी आर्किटेक्चरल कांस्टेंट क्या होते हैं रिसेटफुल एपीआई के, उनको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिसेट यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर डिजाइनिंग नेटवर्क एप्लीकेशन, यानी ये एक प्रकार का क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, जो स्टाइल होता है बेसिकली, जो डिजाइन करता है किसी नेटवर्क के एप्लीकेशन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि रिसेटफुल एपीआई फॉलो स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल कांस्टेंट दैट मेक इट स्केलेबल, रिलायबल एंड सिंपल टू यूज ऑन वेब, यानी ये जो रिसेटफुल एपीआई होता है वो फॉलो करता है कि स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल कांस्टेंट को, जो क्या करता है, जो चीजों को काफी स्केलेबल, रिलायबल और सिंपल टू यूज बनाता है वेब के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दिस कांस्टेंट वेर डिफाइंड बाय द रॉय फील्डिंग इन द डॉक्टरल dissertation in 2000 and from the foundation of all the research based system, यानी ये जो कांस्टेंट है इनको डिफाइन किया गया था बाय द रॉय फील्डिंग के अकॉर्डिंग इन द डॉक्टरल जो आपके डिस्टिलेशंस थे 2000 का उनके अकॉर्डिंग। और इसने क्या किया था, इसके सारे जो फाउंडेशंस होते हैं रिसेटफुल के उसके अकॉर्डिंग इसने इन चीजों को उसके अंदर इन्वेंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आर्किटेक्चरल कांस्टेंट होते हैं रिसेटफुल एपीआई के जो कि दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 6 मेन आर्किटेक्चरल कांस्टेंट दैट डिफाइन रिसेट, यानी रिसेट को डिफाइन करने के लिए 6 मेन आर्किटेक्चरल कांस्टेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि रिसेट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर द क्लाइंट एंड सर्वर आर सेपरेट एंटिटीज, यानी जो रिसेट होता है वो बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, जहां पे जो क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं किसको, जो एंटिटीज होती है उनको। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, यानी जो क्लाइंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर इंटरफेस के लिए और यूजर के एक्सपीरियंसेस के लिए, जब यानी वेल द सर्वर मैनेज डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, यानी जब आपका सर्वर मैनेज करता है डेटा के स्टोरेज को और उसके प्रोसेसिंग को तब ये होता है। ठीक है, अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बेनिफिट क्या होता है, पहला बेनिफिट ये होता है कि ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है, यानी क्लाइंट एंड सर्वर कैन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंटली। ओके, एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंप्रूव द स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी ये क्या करता है, इंप्रूव करता है स्केलेबिलिटी को और जो सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनको। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि अ वेब ब्राउजर जिसे हम क्लाइंट कहते हैं सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ रिसेट एपीआई सर्वर टू फेच डेटा, यानी जो भी वेब ब्राउजर होता है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है एक रिसेटफुल एपीआई सर्वर के अकॉर्डिंग, जिससे कि डेटा जो है वो फेच की जा सके। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है स्टेटलेसनेस, जिसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि एवरी रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर मस्ट कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इट, यानी हर एक रिक्वेस्ट जो सर्वर से निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें दिखी गई हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके अंदर जो सर्वर होता है वो स्टोर नहीं करता किसी भी सेशन स्टेट को अबाउट द क्लाइंट बिटवीन रिक्वेस्ट। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? पहला बेनिफिट ये होता है कि ये सिंप्लीफाई करता है सर्वर डिजाइन को। दूसरा होता है ये इंप्रूव करता है स्केलेबिलिटी को। तीसरा होता है मेक सिस्टम मोर रिलिएबल, यानी सिस्टम को काफी ज्यादा रिलिएबल बनाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए। इसके अंदर कह रहा है कि ईच एपीआई रिक्वेस्ट इंक्लूड ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स। आपको पता है कि कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट होता है वो एक ऑथेंटिकेशन को कैरी करता है, क्योंकि बिना ऑथेंटिकेशन के चीजें सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती एट द इंस्टेंट ऑफ द स्टोर्ड सेशन। ओके, तीसरा हमारा आता है कैचेबिलिटी। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सर्वर मस्ट बी एक्सप्लिसिटली मार्क्ड एज कैचेबल और नॉन कैचेबल, यानी जो रिस्पॉन्स होता है फ्रॉम द सर्वर जो मिलता है वो मार्क किया जाता है कैचेबल और नॉन कैचेबल के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्लाइंट्स एंड इंटरमीडिएटरीज just like proxies can store catchable responses to improve performance and reduced load on the server, यानी जो क्लाइंट और इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो स्टोर करते हैं कैचेबल रिस्पॉन्सेज को, जिससे कि हम इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को और रिड्यूस करते हैं लोड को ऑन द सर्वर। बेनिफिट इसका क्या होता है? पहला बेनिफिट होता है कि इनहेंस करता है एफिशिएंसी को बाय रिड्यूसिंग द रिपीटेड रिक्वेस्ट, एंड ये डिक्रीज करता है लेटेंसी को और बैंडविड्थ को जो हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि एन एपीआई रिस्पॉन्स इंक्लूड अ हेडर लाइक जस्ट लाइक कैचे कंट्रोल, मैक्सिमम इज 3600 एंड मीनिंग इज द रिस्पॉन्स कैन बी रिड्यूस्ड फॉर द 1 आवर। ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है। चौथा हमारा क्या आता है? चौथा यूनिफॉर्म इंटरफेस आता है। तो इसके अंदर कह रहा है पॉइंट कि दिस इज द कोर कांस्टेंट ऑफ रिसेट, यानी ये रिसेट का क्या होता है? कोर कंपोनेंट होता है जो इंश्योर करता है कंसिस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, यानी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच के जो कंसिस्टेंट इंटरेक्शन होते हैं उनको इंश्योर करता है। एंड ये सिंप्लीफाई करता है कम्युनिकेशन को बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड अप्रोच टू एक्सेस रिसोर्सेज, यानी ये सिंप्लीफाई करता है जो भी कम्युनिकेशन होता है जिसको हम एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द यूनिफॉर्म इंटरफेस इज अचीव्ड थ्रू 4 प्रिंसिपल, यानी जो भी आपके यूनिफॉर्म इंटरफेस है वो 4 प्रिंसिपल्स पे क्या होते हैं? काम करते हैं, अचीव होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, यानी इसके अंदर हर एक रिसोर्स जो होता है वो आइडेंटिफाई होता है यूआरआई के अकॉर्डिंग, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका आता है मैनिपुलेशन थ्रू रिप्रेजेंटेशन, यानी इसके अंदर कह रहा है कि रिसोर्सेज आर मैनिपुलेटेड यूजिंग रिप्रेजेंटेशन सच एज जेसन एंड एक्सएमएल, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैनिपुलेट होते हैं किसके मदद से? जो रिप्रेजेंटेशन जैसे जेसन हो गया, एक्सएमएल हो गया, उनके अकॉर्डिंग। तीसरा हमारा आता है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज, यानी इसके अंदर कह रहा है कि ईच मैसेज इंक्लूड्स इनफ इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब हाउ टू प्रोसेस इट, यानी हर एक जो मैसेज होता है वो इंक्लूड करता है एक इनफ इंफॉर्मेशन को, जिससे कि हम डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर कैसे ये चीजें प्रोसेस होगी, जैसे आपका एचटीटीपी मेथड हो गया, हेडर्स हो गए। चौथा हमारा आता है हाइपर मीडिया एज ए इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट, यानी इसके अंदर कह रहा है कि क्लाइंट इंटरैक्ट विद द सिस्टम डायनामिकली बाय फॉलोइंग द हाइपरलिंक प्रोवाइड इन रिस्पॉन्सेज। बेनिफिट इसका क्या है? पहला बेनिफिट है कि डीकपल क्लाइंट एंड सर्वर इंप्लीमेंटेशन। दूसरा है इंप्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ओके, चलिए अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम क्या होते हैं? तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि रिसेट सिस्टम कैन बी कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर, यानी जो रिसेट सिस्टम है उनको हम मल्टीपल लेयर्स में क्या कर सकते हैं? कंपोज कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट, प्रॉक्सी, गेटवे, सर्वर। एंड हर एक लेयर जो होगा वो ओनली नो अबाउट इट्स इमीडिएट नेटवर्क, यानी हर एक जो लेयर है वो अपने खुद के इमीडिएट जो नेटवर्क है उनके बारे में जान रहा होगा। बेनिफिट इसका क्या है? पहला बेनिफिट है कि ये इन्हांस करता है सिक्योरिटी को और स्केलेबिलिटी को। दूसरा, ये सपोर्ट करता है लोड बैलेंसिंग को और शेयर्ड कैचेस को। एंड ये अलाउ करता है सिस्टम के इवोल्यूशन को बिना किसी इफेक्ट के अनदर लेयर के। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कैचिंग प्रॉक्सी बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर दैट हैंडल रिस्पॉन्सेज विदाउट द क्लाइंट अवेयरनेस, यानी जो कैचिंग प्रॉक्सी होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच के अकॉर्डिंग होता है, जो हैंडल करता है रिस्पॉन्सेज को बिना किसी क्लाइंट के अवेयरनेस के। छठा हमारा क्या आता है? कोड ऑन डिमांड आता है, जो कि बेसिकली ऑप्शनल होता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, चलिए अब पार्ट बी। हमारा पार्ट बी क्या है? इसका पार्ट बी कह रहा है कि हाउ कैन वी डिसाइड द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यानी कैसे हम किसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के आर्किटेक्चर को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिटरमाइंस हाउ वेल अ सिस्टम सेटिस्फाई बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी हो गया। यानी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी आर्किटेक्चर होता है वो डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है कि आखिर कैसे एक वेल सिस्टम जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता हो। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इवेल्युएटिंग आर्किटेक्चरल क्वालिटी मीन्स चेकिंग हाउ इफेक्टिवली द आर्किटेक्चर सपोर्ट द सिस्टम गोल बोथ नाउ एंड इन द फ्यूचर। कहने का मतलब क्या है कि ये इवेल्युएट आर्किटेक्चर जो है और क्वालिटी का मतलब ये होता है कि चेक करना कि आखिर कैसे जो आपका आर्किटेक्चरल है इफेक्टिवली कैसे सपोर्ट करता है सिस्टम के गोल को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके डेफिनेशंस भी दिए गए हैं। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं वही चीज लिखी गई है। वे टू डिसाइड की हम बात करें सॉफ्टवेयर क्वालिटी को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वी मेनली एनालाइज द फॉलोइंग फैक्टर एंड मेथड। यानी अलग अलग फैक्टर्स और मेथड को हमें क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। पहला फैक्टर हमारा है क्वालिटी एट्रीब्यूट, जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्वालिटी इज प्राइमरी जज देयर थ्रू क्वालिटी एट्रीब्यूट। यानी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी आर्किटेक्चर होता है क्वालिटी, वो प्राइमरीली जज करता है थ्रू द क्वालिटी एट्रीब्यूट, जो डिस्क्राइब करता है कि आखिर कैसे सिस्टम जो है वो बिहेव करेगा अंडर द वेरियस कंडीशंस। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। और इनके बारे में छोटे छोटे डेफिनेशंस दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इनको आपको लिखना है। हर क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि कहीं से भी आपके नंबर ना काटे जाएं, आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनेशन में मिले। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आने के चांसेस इसके हैं। दूसरा हमारा क्या है, यूज ऑफ आर्किटेक्चर इवोल्यूशन मेथड है। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। पहला आपका आता है एटीएम, जिसे हम लोग आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड कहते हैं। दूसरा आपका आता है शेम, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनालिसिस मेथड। तीसरा होता है सीबीएम, सीबीएम यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड। और तीसरा हमारा चौथा का क्या है, रेड यानी एक्टिव रिव्यू ऑफ फॉर इंटरमीडिएट डिजाइन। और इसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। इसके अंदर कह रहा है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर जस्ट लाइक यूजर, डेवलपर, बिजनेस मैनेजर, टेस्टर हैव डिस्टिंक्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सिस्टम। यानी अलग अलग जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो कि सिस्टम से वो रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कह रहा है कि यूजर एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। यानी जो भी यूजर है वो चाहता है कि जो सिस्टम है अच्छी तरीके से चीजों को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करे, यूजेबिलिटी प्रोवाइड करे। डेवलपर जो है वो एक्सपेक्ट करता है मॉड्युलैरिटी और मेंटेनेबिलिटी का। और बिजनेस मैनेजर जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, यानी एक अच्छे खासे कॉस्ट के अकॉर्डिंग चीजें अच्छी तरीके से हो जाए। एट द कंक्लूजन हम देखें तो कंक्लूजन में कह रहा है कि एन आर्किटेक्चर दैट बैलेंस द नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इज कंसिडर्ड हाईली क्वालिटी। यानी क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथा क्या हमारा, चौथा हमारा है आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर अलग अलग मैट्रिक्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका कपलिंग एंड कोहेजन है। दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स। तीसरा हमारा है रीयूजेबिलिटी इंडेक्स। चौथा हमारा क्या रिस्पॉन्स टाइम है। और पांचवा हमारा डिफेक्ट डेंसिटीज है। ओके, चलिए उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि प्रॉपर आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर आपका डायग्राम आता है, पैटर्न आता है, इंटरफेस आता है, डिजाइन डिसीजंस आता है, वो इंश्योर करता है अंडरस्टैंड करने के लिए और कंसिस्टेंसीज के लिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अ वेल डॉक्यूमेंटेड आर्किटेक्चर रिड्यूस एम्बिग्विटी एंड इंप्रूव लॉन्ग टर्म क्वालिटी। यानी जो आपका एक वेल डॉक्यूमेंटेड आर्किटेक्चर होता है वो रिड्यूस करता है एम्बिग्विटी को और इंप्रूव करता है लॉन्ग टर्म क्वालिटी को। ठीक है, छठा नंबर हमारा क्या है, ट्रेड ऑफ एनालिसिस है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि आर्किटेक्चरल डिसीजंस ऑफन इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ बिटवीन द कंप्यूटिंग एट्रीब्यूट। जैसे कि एग्जांपल समझिए, इंप्रूव करना परफॉर्मेंस को और रिड्यूस करना फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, दूसरा हमारा है इंक्रीज करना सिक्योरिटी को और रिड्यूस करना यूजेबिलिटी को। ठीक है, और एट द लास्ट पॉइंट कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए कह रहा है कि व्हाट इज आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड आउटलाइन द फीचर ऑफ आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। यानी आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या होता है और इनके फीचर्स को क्या करना है, हमें आउटलाइन करना है। तो सारी चीजें आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको हमारे पिछले वीडियो के अंदर भी देखने को मिला होगा। तो जल्दी से इसको हम लोग कवर अप करते हैं। कह रहा है कि an architectural description language is a formal language used to describe and represent architecture of a system software system। यानी जो आपका ADL होता है एक प्रकार का फॉर्मल लैंग्वेज होता है जिनका हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए और रिप्रेजेंटेट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्किटेक्चर्स होते हैं उनको। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू मॉडल कंपोनेंट कनेक्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम अलोंग विद देयर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। यानी ये प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे को, यानी एक ऐसे तरीके को प्रोवाइड करता है जिससे कि जो मॉडल होता है यानी जो कंपोनेंट हो गया, कनेक्टर हो गया, कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, उनको एक इंटरेक्शन और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जा सके। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि इन अदर वर्ड
ADLS helps software architects to visualize, specify, analyze and document system architecture in a structured form। यानी अनदर वर्ड में हम कहें कि जो ADLS होता है वो मदद करता है सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को, जिससे कि वो विजुअलाइज कर सके, स्पेसिफाई कर सके और एनालाइज कर सके, डॉक्यूमेंट कर सके किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चरल को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दे सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर बोथ डिजाइन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर। यानी कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर के लिए ये क्या करता है, ये एक ब्लूप्रिंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के। पहला फीचर आपका आता है कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन का, उसके अंदर 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा आपका क्या है, कनेक्टर स्पेसिफिकेशन का, इसके अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं। तीसरा नंबर आपका है कॉन्फ़िगरेशन का, जिसे हम लोग टोपोलॉजी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। चौथा हमारा आता है बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन, इसके पॉइंट दिए गए हैं। पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्शन एंड हायरार्की। छठा आपका है रीयूजेबिलिटी। सातवां आपका है एनालिसिस एंड वैलिडेशन सपोर्ट। और आठवां आपका है विजुअलाइजेशन एंड नौवां आपका क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के, जैसे आपका ACME है, व्रिट है, यूनिकॉर्न है, XLD है, ADL है, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। चलिए अब पार्ट बी आपका क्या कह रहा है, पार्ट बी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मॉडल व्यू आर्किटेक्चर, यानी मॉडल व्यू आर्किटेक्चर क्या होता है और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डीप में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। पॉइंट कह रहा है कि द मॉडल व्यू आर्किटेक्चर ऑफन नॉन एज मॉडल व्यू कंट्रोलर, यानी जो आपका मॉडल व्यू आर्किटेक्चर है यानी MVA जो है उसको हम लोग MVC के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न होता है जो सेपरेट करता है एप्लीकेशन को 3 जो इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, मॉडल व्यू और कंट्रोलर, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसका मेन गोल क्या होता है, द मेन गोल इज टू separate the internal representation of data model from the way that information is presented to accepted from the user view। यानी इसका मेन गोल होता है सेपरेट करना, जो भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं डेटा के उनको सेपरेट करना अलग अलग तरीके से। ठीक है। अब ये जो आपका सेपरेशन होता है ये इंप्रूव करता है मॉड्युलैरिटी को, मेंटेनेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को, किसी भी सॉफ्टवेयर के सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है मॉडल व्यू आर्किटेक्चर के, कंपोनेंट दिए गए हैं। सबसे पहला आपका क्या है, वही है MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे मॉडल क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेट करता है डेटा को और बिजनेस लॉजिक को एप्लीकेशन के, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए डेटा को, कॉन्फ़िगर इन्फोर्स करने के लिए रूल्स को और नोटिफाई करने के लिए व्यू को अबाउट द डेटा चेंजेस। जैसे एग्जांपल आपका है डेटाबेस रिकॉर्ड और डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट और एम्प्लॉय, यानी स्टूडेंट और एम्प्लॉय का जो डेटाबेस रिकॉर्ड है उसको रिप्रेजेंटेट करना हो गया। दूसरा व्यू, ये रिप्रेजेंटेट करता है यूजर के इंटरफेस को एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। एंड ये डिस्प्ले करता है डेटा को फ्रॉम द मॉडल एंड अलाउ द यूजर इंटरेक्शन, यानी डिस्प्ले करता है डेटा को जो मॉडल से आते हैं और ये यूजर के इंटरेक्शन को अलाउ करता है। तीसरा आपका आता है द व्यू डज नॉट कंटेन्स बिजनेस लॉजिक, यानी जो व्यू है वो कंटेंट नहीं करते बिजनेस लॉजिक को, इट ओनली फोकसेस ऑन प्रेजेंटेशन, यानी ये केवल प्रेजेंटेशन पे ही फोकस करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका है वेब पेज हो गया, डैशबोर्ड हो गया, GUI स्क्रीन हो गया। तीसरा हमारा आता है कंट्रोलर। ठीक है। तो ये एक्ट करता है कि इंटरमीडिएटरी बिटवीन द मॉडल एंड व्यू, यानी मॉडल और व्यू के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है, यानी बीच वाले पोर्शन का ये काम करता है। एंड साथ ही साथ ये हैंडल करता है यूजर के इनपुट को, अपडेट द मॉडल को एंड रिफ्रेश करता है व्यू को अकॉर्डिंगली। ओके। एग्जांपल आपका है अ क्लिक बटन हैंडलर दैट अपडेट द डेटा एंड रिफ्रेश डिस्प्ले, यानी मान लीजिए कोई भी क्लिक बटन हम लगा रहे हैं तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा पेज हमें मिलेगा या फिर कुछ चीजें अपडेट होंगी, तो ये इस पे काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग है मॉडल व्यू आर्किटेक्चर का, वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है, वर्किंग ऑफ मॉडल व्यू आर्किटेक्चर। सबसे पहला आपका आता है यूजर इंटरेक्ट विद द व्यू, यानी जो यूजर है वो व्यू से इंटरेक्ट करेगा विद द व्यू, जैसे क्लिकिंग ऑन अ बटन। दूसरा है द कंट्रोलर रिसीव द इनपुट एंड अपडेट द मॉडल अकॉर्डिंगली, यानी जो कंट्रोलर है वो इनपुट को रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो अपडेशन है वो करेगा अकॉर्डिंगली। ओके। एंड तीसरा है जो मॉडल जो होगा वो प्रोसेस करेगा डेटा को और नोटिफाई करेगा व्यू को जो चेंजेस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और चौथा आपका है द व्यू देन अपडेट द डिस्प्ले, एंड जैसे ही हम चीजों को देखेंगे तो चीजें जो डिस्प्ले है वो हमारी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस काम करता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, दूसरा आपका है मॉड्युलैरिटी, तीसरा आपका है रीयूजेबिलिटी, चौथा आपका है मेंटेनेबिलिटी, देन उसके बाद स्केलेबिलिटी, सिंक्रोनाइजेशन, टेस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इवेंट ड्राइवन इंटरेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ओके। उसके बाद इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं। एडवांटेजेस में देखिए कह रहा है कि ये प्रमोट करता है क्लियर स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइज्ड कोड को,
दूसरा ये सिंप्लीफाई करता है टीम डेवलपमेंट को, एंड डिफरेंट टीम कैन वर्क मॉडल व्यू और कंट्रोलर सेपरेटली, यानी अलग अलग जो टीम होते हैं वो अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। कुछ टीम मॉडल पे काम करता है, कुछ टीम व्यू पे काम करता है, कुछ टीम कंट्रोलर पे काम करता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये फैसिलिटेट करता है यूजर इंटरफेस को, जो रीडिजाइन करता है बिना किसी चेंजिंग की अंडरलाइनिंग लॉजिक। ओके, एंड चौथा है कि ये इनहेंस करता है रीयूजेबिलिटी को, टेस्टिंग को। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। जैसे इन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो मॉडल हो गया स्टूडेंट का डेटा और फंक्शन, जैसे ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना। व्यू जिसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस होता है जो शो करता है स्टूडेंट का लिस्ट ऑफ फॉर्म को। कंट्रोलर ये हैंडल करता है क्लिक ऑन बटन को, जैसे ऐड स्टूडेंट, अपडेट मॉडल, रिफ्रेश व्यू, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें तो हमारी हो गई। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनेरियो ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन, यानी 6 सिनेरियोस क्या है क्वालिटी एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन के। डायरेक्टली टू द पॉइंट है ये, तो अच्छी तरीके से इनको आपको देखना है, सारी चीजें लिख रहे हैं, आई होप आप लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सिनेरियो इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू डिस्क्राइब हाउ अ सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड टू सर्टेन कंडीशंस, स्पेसिफिकली व्हेन स्पेसिफाइंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सच परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी एक्सेट्रा। यानी जो सिनेरियो होता है स्ट्रक्चर्ड वे का, वो होता है कि ये बताता है कि आखिर कैसे सिस्टम को जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एंड ये स्पेसिफिकली कब होता है, जब हम स्पेसिफाई करते हैं क्वालिटी के एट्रीब्यूट को, जैसे परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यूजेबिलिटी हो गया, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी चीजें हमारे सामने दी गई हैं। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि ईच क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो इज डिफाइंड यूजिंग द 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो चीजें इसके अंदर फॉलो होती हैं। पहला आपका आता है सोर्स ऑफ स्टिमुलस, यानी ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि हाउ और व्हाट जनरेट द इवेंट दैट इनिशिएट द सिनेरियो, यानी ये आइडेंटिफाई करता है कि आखिर कौन और क्या जनरेट होता है इवेंट को के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल है यूजर, अनदर सिस्टम, अ टाइमर और एक्सटर्नल डिवाइस। दूसरा हमारा आता है स्टिमुलस, इसके अंदर कह रहा है कि इट इज इवेंट और कंडीशन दैट रिक्वायर्स द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड, यानी ये इवेंट और कंडीशंस होते हैं जो रिक्वायर करते हैं सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका हो गया यूजर रिक्वेस्ट हो गया, फेलियर हो गया, मैसेज अराइवल हो गया। तीसरा हमारा था इन्वायरमेंट, यानी ये स्पेसिफाई करता है कंडीशन को और कॉन्टेस्ट को जो अंडर अंडर होता है विद द स्टिमुलस ऑकर्स। एग्जांपल जैसे देखिए सिस्टम अंडर नॉर्मल लोड, पीक लोड एंड ड्यूरिंग मेंटेनेंस। चौथा हमारा क्या आता है आर्टिफैक्ट, यानी ये आइडेंटिफाई करता है पार्ट ऑफ द सिस्टम को जो स्टिमुलेट करता है और अफेक्ट करता है बाय द स्टिमुलस। जैसे एग्जांपल हो गया डेटाबेस सर्वर, यूजर इंटरफेस, कम्युनिकेशन लिंक, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है, और छठा हमारा रिस्पॉन्स मेजर्स है। सारी चीजें दी गई हैं। दूसरा हमारा क्या है, पार्ट बी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्सप्लेन एटीएम, यानी एटीएम यानी आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड। तो ये हमने पार्ट 1 में अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल वही चीज है, वही क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं, आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम इसका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, ये उसका एडवांटेज हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्सप्लेन डिजाइन रूल्स ऑफ यूजर इंटरफेस और आर्किटेक्चर, यानी जो डिजाइन रूल होते हैं यूजर इंटरफेस आर्किटेक्चर के, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द यूजर इंटरफेस आर्किटेक्चर डिफाइन द स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर एंड इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, यानी जो यूजर इंटरफेस आर्किटेक्चर होता है वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को, और जो इंटरेक्शन होते हैं यूजर और सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि गुड यूजर इंटरफेस डिजाइन फॉलोज अ सर्टेन डिजाइन रूल और प्रिंसिपल दैट इंश्योर द इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट एंड और सेटिस्फाई टू यूज, यानी ये एक अच्छा जो यूजर इंटरफेस जो होता है वो डिजाइन करता है जो फॉलो करने के लिए सर्टेन डिजाइन रूल्स को, प्रिंसिपल को, जो इंश्योर करता है कि जो इंटरफेस है वो क्या है, वो यूजर फ्रेंडली है, कंसिस्टेंट है, या किस तरीके से वो चीजें काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन डिजाइन रूल्स दिए गए हैं जो कि देख सकते हैं आप। पहला आपका कंसिस्टेंसी का है, तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पॉइंट दिए गए हैं, इसके बेनिफिट क्या है वो दिए गए हैं। ये रिड्यूस करता है यूजर के लर्निंग टाइम को और प्रिवेंट करता है कंफ्यूजन को। ठीक है, दूसरा आपका फीडबैक है, फीडबैक तो आपको पता ही होगा कि फीडबैक मिलना इसके अंदर शामिल होता है। तीसरा हमारा आता है एरर हैंडलिंग एंड प्रिवेंशन, यानी एरर हैंडलिंग कैसे होता है, प्रिवेंशन कैसे होता है, सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, यानी किस तरीके से हम यूज करेंगे चीजों को और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एफिशिएंसी कैसे हम चेकआउट करेंगे। पांचवा हमारा है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम।
छठा हमारा क्या है, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी है। उसके बाद हमारा विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है। उसके बाद हमारा कंपेटेबिलिटी विथ यूजर एक्सपेक्टेशंस है। एंड उसके बाद आपका एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन है। देन लास्ट हमारा क्या है, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। अब पार्ट बी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट बी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, यानी डॉक्यूमेंटेशन पैकेज क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना है उसको डिटेल में। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पैकेज होते क्या है, इनको हम देखते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन पेज इन अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड कम्युनिकेट द आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम टू ऑल स्टेक होल्डर। यानी जो आपका जो डॉक्यूमेंट पैकेज होता है, डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है जो एक प्रकार का कंप्लीट सेट ऑफ क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है और कम्युनिकेट करता है आर्किटेक्चर को सॉफ्टवेयर के सिस्टम के सारे स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, इंश्योरिंग एवरी वन क्लियरली अंडरस्टैंड द सिस्टम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डिजाइन, रेशनल एंड कंस्टेंट। यानी ये एक्ट करता है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि हम इंप्लीमेंट कर सके, मेंटेन कर सके और इंश्योर कर सके हर एक क्लैरिटी को जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती हो, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर्ड हो गया, बिहेवियर हो गया, डिजाइन रेशनल्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब पर्पस क्या होते हैं डॉक्यूमेंटेशन पैकेज के, तो पर्पस आपके सामने दिया हुआ है। पहला पॉइंट कह रहा है कि टू कम्युनिकेट आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजन क्लियरली, यानी कम्युनिकेट करना आर्किटेक्चरल डिजाइन डिजाइन को क्लियरली। दूसरा है सपोर्ट करना डेवलपमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटीज को। दूसरा तीसरा हमारा है इवेलुएट करना रिव्यू को आर्किटेक्चरल चॉइसेस के। चौथा हमारा आता है सर्व करना एक रेफरेंस को फॉर द फ्यूचर मॉडिफिकेशन और रीयूज। एंड अगला हमारा क्या है, रिड्यूस करना एम्बिग्यूटी को अमॉन्ग द स्टेक होल्डर अबाउट द सिस्टम डिजाइन एंड क्वालिटी गुड्स। ओके, गोल्स। अब यहाँ पे कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मेन कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। पहला आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन यानी क्या किस तरीके से होता है ये इसके अंदर आता है। दूसरा आपका आता है सिस्टम का ओवरव्यू क्या है। उसके बाद आपका आता है आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, क्या उनके फंडामेंटल्स होते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप आसानी से इनको खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है। चौथा हमारा क्या है, आर्किटेक्चरल गोल एंड कांस्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन है। देन उसके बाद आपका है आर्किटेक्चरल रेशनल्स। उसके बाद आपका आर्किटेक्चरल व्यू है और कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट पैकेज को यूज करने के फायदे होते हैं, वो फायदे आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आपके सामने कह रहा है कि व्हाट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, यानी बेसिकली रैड मॉडल क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को आपको बताना है। तो रैड मॉडल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो इसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपके सामने सारे थ्योरेटिकल प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं। बस आपको एक बार इसको पढ़ लेना है और चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है। कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये पढ़ी हुई चीजें हैं, एक बार रिवीजन करेंगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और जो चीजें जैसे लिखी गई हैं वैसे ही आपको लिखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो नंबर आपके कटेंगे। तो नंबर कटना नहीं है, नंबर आपको चाहना है कि आपको ज्यादा ज्यादा नंबर मिल सके हर एक क्वेश्चन के अंदर, जिससे कि आपका जो एसजीपीए सीजीपीए वो गेन हो सके। ठीक है। चलिए, पार्ट बी आपका कह रहा है कि पाइप्स एंड फिल्टर्स क्या होते हैं उनको डिटेल में बताना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा है कि द पाइप एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चरल पैटर्न्स इज अ डेटा फ्लो ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इन विच अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स एंड कनेक्टेड बाय डेटा चैनल्स। यानी जो पाइप एंड फिल्टर्स होते हैं वो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स होते हैं जो एक डेटा फ्लो ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग कंपोनेंट में, जिसे हम लोग फिल्टर्स कहते हैं, और जो कनेक्ट होता है डेटा चैनल से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइप्स कहते हैं। यानी जो डेटा चैनल्स होते हैं उनको पाइप्स कहते हैं और जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं उनको फिल्टर कहते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईच फिल्टर ट्रांसफॉर्म द इनपुट डेटा एंड पासेस द आउटपुट टू द नेक्स्ट फिल्टर थ्रू अ पाइप एंड फॉर्मिंग अ पाइपलाइन ऑफ द प्रोसेसिंग स्टेप। यानी हर एक फिल्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डेटा को और पास करता है आउटपुट को टू द नेक्स्ट फिल्टर ऑफ द पाइपलाइन। ओके, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है इनपुट फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 एंड आउटपुट, और इसके अंदर पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3 दिए गए हैं। फिल्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डेटा को, और पाइप जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन चैनल होता है जो ट्रांसफर करता है बिटवीन द डेटा फिल्टर्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सामने मेंशन की गई हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहला आपका है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, यानी जो डेटा फ्लो है इन वन डायरेक्शन थ्रू अ सीरीज ऑफ फिल्टर। एंड दूसरा आपका है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, यानी हर एक फिल्टर जो है वो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को और ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली। तीसरा आपका आता है डेटा स्ट्रीमिंग, यानी जो डेटा है वो पास्ड होता है एज ए स्ट्रीम और चंक्स एंड नॉट एज कंप्लीट डेटा सेट।
एंड चौथा आपका आता है रीयूजेबिलिटी का, यानी फिल्टर जो है वो रीयूज होता है और रिप्लेस होता है बिना किसी इफेक्ट करे। और पांचवा हमारा क्या आता है, कंपोजिबिलिटी, यानी न्यू सिस्टम कैन बी क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द एग्जिस्टिंग फिल्टर इन डिफरेंट वे, यानी जो नई सिस्टम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जब हम कंबाइन करेंगे किसी एग्जिस्टिंग फिल्टर्स को अलग अलग तरीके से उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं जैसे फिल्टर, पाइप, डेटा सोर्स एंड डेटा सिंक, ओके। अब यहाँ पे एडवांटेजेस दिए गए हैं। सबसे पहला एडवांटेज आपका क्या है, मॉड्युलैरिटी का, इजी ऑफ मेंटेनेंस, उसके बाद रीयूजेबिलिटी, उसके बाद आपका है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। डिसएडवांटेज दिया गया है कि डेटा फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर होते हैं, परफॉर्मेंस ओवरहेड, एरर हैंडलिंग डिफिकल्टी, नॉट सुटेबल फॉर द इंटरेक्टिव सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लो इसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द रोल ऑफ यूएमएल इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का रोल क्या होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका पूरा प्रोसीजर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलिए क्योंकि हम वीडियो को एंड करेंगे, काफी ज्यादा ड्यूरेशन हो रहा है वीडियो का। और चूंकि एट द लास्ट पॉइंट आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन को प्रोवाइड करना है ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को तैयार कर पाए, क्योंकि आप उस सेमेस्टर में आ चुके हैं कि आप चीजों से खुद से चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट भी दिया हुआ है, एक्टिव रिव्यू फॉर द इंटरमीडिएट डिजाइन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप्स भी दिए गए हैं, आप स्टेप भी देखिए, यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए गए हैं। और उसके बाद एक्टिव इवोल्यूशन है, समरी एंड रिपोर्टिंग है, एडवांटेज है आपका एडिट का, तो ये तो समझाई हुई टॉपिक है। हमारे जो पार्ट 1 का वीडियो है उसके अंदर समझाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए आपका कह रहा है कि डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साउंड डॉक्यूमेंटेशन। साउंड डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा समझाया हुआ ही टॉपिक है जो कि हमने पार्ट 1 में कहीं ना कहीं समझाया होगा, आप एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें उसके अंदर रही हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। अब कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं साउंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंसिपल्स, जिसमें आपका कंसिस्टेंसी आता है, कंप्लीटनेस आता है, उसके बाद आपका आता है एक्यूरेसी, इंश्योर एंड क्लैरिटी, इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्ड। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ रिलेवेंस है यहाँ पे, रिलेवेंस है, उसके बाद आपका फोकस एरिया है, एसेसिबिलिटीज है, मेंटेनेबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन है। और पार्ट बी आपके सामने दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट ऑन आर्किटेक्चरल पैटर्न, यानी आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या होते हैं उन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी शॉर्ट नोट आपके सामने इंटरफेस में नजर आ रहा है, आप अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट देख सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एडवांटेज लिमिटेशंस है। इसी के साथ ये वीडियो सीरीज हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा प्यार और रिस्पॉन्स आप दिखाइए ताकि जल्द से जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेके आ सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।